हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कमलेश एजुकेशन हब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है बजट पे। जैसे कि आपने कल देखा भी होगा कि अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कल बजट पेश किया है पार्लियामेंट में। ये जो बजट आपने देखा होगा जगह जगह लिखा हुआ है कि इंटरिम बजट। पहले हम ये देख लेते हैं कि बजट होता क्या है। बजट क्या है कि एक गवर्नमेंट जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी गवर्नमेंट की इनकम होती है या एक्सपेंडिचर होती है, उन सब चीजों का जो अपनी बैलेंस शीट जो तैयार होती है वो होते हैं अपने बजट। इंटरिम बजट क्या होता है कि जैसे जो अपना बजट तैयार किया जाता है वो बजट होता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। नॉर्मल जो हम ईयर लेते हैं वो क्या होती है अपनी जैन से दिसंबर तक होती है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल ईयर क्या होती है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होती है। तो अभी जो कल बजट आया ये फुल फ्लैज बजट नहीं है, एक इंटरिम बजट है। मतलब इस साल क्या होगा कि अपने इलेक्शन ईयर ही है, इलेक्शन ईयर है तो इसमें क्या है जो पिछला जो अपना बजट आया था वो अपना 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। उसके बाद 1 अप्रैल से जो अपने मई जून में जब नई गवर्नमेंट बनेगी तब अपना जो नया बजट आएगा, तब तक के लिए गवर्नमेंट को खर्चे और चाहिए, तो उस खर्चे के लिए जो बजट आए उसको इंटरिम बजट बोलते हैं, जो कि मेनली क्या होता है कि 2 महीने के लिए आता है और हम इसको अपनी नीड के हिसाब से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बजट क्या है और क्यों इसकी जरूरत है और क्या प्रोसीजर है। देखो बजट में हम सिर्फ एक डाटा नहीं पढ़ेंगे। डाटा कहाँ पे यूज होता है बजट का? मेनली अपने जो बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम होते हैं। सिविल सर्विसेज में सिर्फ बजट के हमें डाटा के ऊपर फोकस नहीं करना होता। इस सिविल अगर आप अगर परी का एग्जाम दे रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट बताऊंगी कि बजट का प्रोसीजर क्या है, बजट क्या होता है और ये अपने कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो बजट को आज हम पढ़ेंगे और 2 व्यू से पढ़ेंगे कि अपने पॉलिटिकल साइंस में बजट का कितना दिया हुआ और अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बजट क्या है। तो हम सबसे देखो बजट कौन तैयार करता है? बजट तैयार किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि किसके अंडर में आता है? अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, बजट का एक और ध्यान करना है कि ये प्री पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में अपना जो मेंशन है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि 1 साल का जो अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो किसमें दिया हुआ? अपना आर्टिकल 112 में, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? अपना बजट बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे बजट को पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बजट का प्रोसीजर क्या है जब हम बजट लेके आते हैं। ठीक है, देखो जब हम पॉलिटिकल साइंस में जब बजट को पढ़ते हैं तो वहां पे हम ये नहीं पढ़ते कि डिफेंस को इतना मिला है, रेलवे को इतना मिला है, या फिस्कल डेफिसिट ये होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सारी चीजें क्या होती है? अपने इकोनॉमिक टर्म होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि जो बजट का प्रोसीजर है वो क्या है। बजट के प्रोसीजर, बजट क्या है? एक अपना फाइनेंशियल बिल है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल है। और फाइनेंशियल बिल अपना कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? फाइनेंशियल बिल हमेशा अपना लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। ये पॉइंट आप याद रखना कि फाइनेंशियल बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? सिर्फ लोकसभा में। इसका मतलब जो अपना बजट जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो कहाँ होता है? अपने लोकसभा में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? देखो हम बजट के ऊपर जाए उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो पीछे का जो लॉजिक है वो बताना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट के फंड होते हैं, जहां से गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होती है वो आती है, गवर्नमेंट की जो भी उसके रेवेन्यू होते हैं, रिसिप्ट होती है वो, और जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी वो 3 अकाउंट होते हैं मेनली। एक होता है अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अपने कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 266A। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इनके ये आर्टिकल पता होना चाहिए कि कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा वो अपने कौन से आर्टिकल 266A। उसके बाद होता है अपना पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 266B में। ठीक है, इसके बाद तीसरा फंड होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
ये अपना दिया हुआ आर्टिकल 267। देखो वैसे बहुत ज्यादा आर्टिकल होते हैं, हम हर आर्टिकल को याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी बजट आया तो बजट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। अब देखो हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट इतना खर्चा इधर कर देती है उधर कर देती है फालतू के पैसे, लेकिन गवर्नमेंट अगर कुछ भी पैसा खर्च करती है तो वो हमारे पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही वो पैसा आता है। जितने भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट और डिपॉजिट है वो कहाँ आती है? कंसोलिडेटेड फंड में, अपने यहाँ पे अपने रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का जो पैसा होता है वो इस अकाउंट से गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, यहां से जो पैसे निकालने होते हैं कंसोलिडेटेड फंड से, वो अपने कौन से आर्टिकल में दिया वो प्रोसीजर? आर्टिकल 266A में। जैसे अपना हो गया टैक्स हो गया है, स्टाम्प ड्यूटी हो गया है, ये सारी इनकम कहाँ आती है? अपनी कंसोलिडेटेड फंड में आती है। फाइन्स हो गया है, या गवर्नमेंट कोई लोन लेती है आरबीआई से लेती है, या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारा पैसा कहाँ जाता है? अपना इस अकाउंट में। ठीक है, और गवर्नमेंट कहाँ से खर्चा करती है? इसी अकाउंट से गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर लाती है। तो इस अकाउंट में अगर डिपॉजिट होता है या उससे विड्रॉल होता है तो कौन से आर्टिकल के उसमें होता है? आर्टिकल 266A। फिर आता है अपना पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट क्या होता है? पब्लिक अकाउंट होता है जहां पे अपनी पब्लिक की जो स्मॉल सेविंग की जो डिपॉजिट्स होती हैं, जैसे एफडीआर हो गए, या फिर एससीएसएस हो गए, किसान विकास पत्र हो गए, या ईपीएफ का जो अपना फंड होता है, ये सारा कहाँ होता है? पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद आता है अपना कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी, ये जो पब्लिक अकाउंट है ये कौन से आर्टिकल में है? इसका जो प्रोसीजर दिया वो आर्टिकल 266B में। उसके बाद आता है अपना कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये इसमें ये जो अकाउंट है ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? इसकी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और इसको मेंटेन कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 267। इसकी जो क्या होती है? इसकी अमाउंट अपनी फिक्स होती है, इसमें 500 करोड़ रुपीज होते हैं। ठीक है, ये किस लिए होते हैं कि कोई भी अगर अनफोर्सिंग सिचुएशन आ जाती है तो वहां के जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो यहाँ से पैसा विड्रॉल अपना कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, ये जब हम बजट की बात करते हैं तो मेन अपना होता है कि गवर्नमेंट किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देगी। वो पैसा अपना कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड से। तो यहां से जो पैसा निकालना होता है उसके ऊपर क्या होता है कि अपनी वोटिंग होती है पार्लियामेंट में। उस वोटिंग के बेस पे कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा या यहां से कितना पैसा निकलेगा, वो उसके लिए हम क्या लेके आते हैं? बजट लेके आते हैं। बकायदा बजट में एक अपनी एक स्टेप होती है कि वहां पे उनकी कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकलवाने की वोटिंग होते हैं, वोटिंग डिमांड फॉर ग्रांट, कि यहाँ से जो पैसे निकलेंगे उसके ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट कमेटी के पास भी जाता है कि इस डिपार्टमेंट की ये डिमांड है, इस डिपार्टमेंट की ये डिमांड है, तो इसमें से कितना पैसा निकाल सकते हैं, उसके ऊपर बकायदा अपनी वोटिंग होती है। तो मतलब पार्लियामेंट अप्रूवल से ही इस अकाउंट से अपने पैसे निकलते हैं। अब हम देखते हैं अपना बजट। ये थे अपने 3 फंड, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, कंटिजेंसी फंड। जो पब्लिक अकाउंट फंड है और कंसोलिडेटेड फंड है ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ? आर्टिकल 266। और जो कंटिजेंसी फंड है वो कहां दिया हुआ? आर्टिकल 267। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 2 चीजें। एक होता है अपना फाइनेंशियल बिल, दूसरा होता है अपना अप्रोप्रिएशन बिल। दोनों ही बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? अपने लोकसभा में। ठीक है, ओनली लोकसभा। ये अपना प्री के पॉइंट्स, मतलब प्री का क्वेश्चन है ये, आप थोड़ा इसको ध्यान दे सकते हैं कि जो फाइनेंशियल बिल है, अप्रोप्रिएशन बिल है, दोनों बिल कहाँ आते हैं? अपने लोकसभा में आते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल क्या है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर जो करेगी उसके लिए बिल आता है। फाइनेंशियल बिल क्या है कि जो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों होंगे वही अपना फाइनेंशियल बिल होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो बजट जो अपने पार्लियामेंट में आता है उसका क्या प्रोसीजर है। जैसे कल निर्मला सीतारमण जी ने अपना जो बजट पेश किया, ये सिर्फ हम ये सोचते हैं कि कल अगर बजट आया था तो एक ही दिन की प्रोसेस है, नहीं। बजट सेशन जो है वो अपने जितने भी सेशन होते हैं, 3 सेशन है
इंडियन पार्लियामेंट में BMW करके आप अपना याद रखते हो। बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। बजट सेशन अपना सबसे लंबा सेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो अभी कल गवर्नमेंट अपना बजट लेके आई है, तो इस बजट के ऊपर क्या होगा कि बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन होगी, फिर अपने ये जो भी कमेटी, डिपार्टमेंटल कमेटी वहां पे जाएगी, वहां से उनके ऊपर स्क्रूटनी होगी कि भाई ये जो इन्होंने ग्रांट की है ये ठीक है या फिर मतलब क्या पॉलिसी बननी चाहिए, क्या नहीं बननी चाहिए, वो सारे अपने डिपार्टमेंटल कमेटी देखती है उसमें। उसके बाद क्या है, जिस डिपार्टमेंटल कमेटी से क्या होता है वापस पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट में आने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद क्या होता है, अपना सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है कि हाँ खर्चे के लिए आप इतना पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद क्या होता है, अपना फाइनेंशियल बिल पास होता है। जैसे अपना फाइनेंशियल बिल पास होता है तो अपना बजट की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। यूं मान लो कि अपना जैसे अपना बजट सेशन है ये 31 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली अप्रैल के एंड तक अपना चलता है। बीच में जैसे रुक जाता है सेशन, उसके बाद ये फिर से जैसे मार्च के एंड या फिर अप्रैल में फिर से दोबारा से शुरू होता है। ठीक है, अब हम बजट का प्रोसीजर देख लेते हैं। बजट का जो प्रोसीजर है वो कहाँ दिया हुआ है? बजट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है अपने वो कहाँ है? 112 से लेके 117 तक। ठीक है, आर्टिकल 112 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट के जो एक फाइनेंशियल ईयर के जितने भी एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट होते हैं वो किसमें है अपने, उसके लिए क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बजट के प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले जैसे अपना बजट लोकसभा में इंट्रोड्यूस होएगा, प्रेजेंट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सबसे पहले जो स्टेज होती है वो होती है प्रेजेंटेशन स्टेज। ठीक है, उसके बाद जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना कल वो बजट प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर होगी जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन के बाद क्या होगा, स्क्रूटनाइज किया जाएगा उसको। ठीक है, फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि जो अपने, उसके बाद क्या होगा कि जितने भी अपने डिफरेंट जो डिपार्टमेंटल कमेटी है उनके पास ये भेजी जाएगी। डिपार्टमेंटल कमेटी से पास होने के बाद अपना कहाँ आएगा, वापिस से पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट में इसके ऊपर क्या होती है, वोटिंग होती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। जो ग्रांट की जो डिमांड हुई है डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके ऊपर क्या होती है, अपनी वोटिंग होती है। उस वोटिंग के बेस पे क्या होता है, फिर अपना अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है कि इस डिपार्टमेंट को इतना खर्चा मिलेगा। जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा था कि हमें इतना खर्चा चाहिए, तो अपना अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। जब ये बिल पास हो जाता है फिर अपना फाइनेंशियल बिल पास होता है, और फाइनली अपना क्या होता है, बजट एक पूरा तैयार हो जाता है। तो ये क्या है, ये एक लंबा प्रोसीजर है, जैसे इसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अपना जो बजट है, देखो इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला है, बजट अपना क्या होता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जैसे क्या हुआ कि 31 मार्च को अभी अपना जो पिछला जो बजट था उसकी जो फाइनेंशियल जो सीट थी, स्टेटमेंट थी, वो अपनी 31 मार्च तक ही वैलिड है। ठीक है, उसके बाद अपनी न्यू गवर्नमेंट बनेगी जून जुलाई में, तब अपना फुल बजट आएगा। लेकिन देखो उसमें 2-3 महीने आपके बीच में रह जाते हैं कि 31 मार्च तक अपना पिछला बजट था, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगी यूं मान लो कि आप लास्ट जून तक बनेगी, तो अपना जो नया जो बजट आएगा वो कब तक आएगा, जून से जुलाई तक आएगा। ठीक है, तो जो बीच में जो 2 या 3 महीने रह जाते हैं, इसके लिए हम क्या लेके आते हैं, इंटरिम बजट। और यहां पे हम क्या बोलते हैं, इसको वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, वोट ऑन
अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरिम बजट हम स्पेसिफिक तब लेके आते हैं जब अपनी गवर्नमेंट जब चेंज होने वाली होती है, मतलब न्यू गवर्नमेंट जब बनती है, जैसे अब आया कि अब हमारी न्यू गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन ईयर है, तो इंटरिम। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? जैसे अपने नॉर्मल ईयर में भी वोट ऑन अकाउंट हो सकता है। उसमें क्या होता है, जैसे हम प्रेजेंट करते हैं और फाइनल जब अपना फाइनेंशियल बिल पास होता है, इसमें काफी लंबा पीरियड होता है, तो एक डिपार्टमेंट वोट ऑन अकाउंट के थ्रू क्या होता है कि मान लो किसी डिपार्टमेंट को इमरजेंसी है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड से वैसे तो पैसे निकाल नहीं सकता, उसके पास पावर नहीं होती कि वो गया उसमें से पैसे निकाले। उसके लिए क्या है कि उस डिपार्टमेंट के लिए अपने पार्लियामेंट में एक वोट ऑन अकाउंट लेके आते हैं। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 116। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट अपने पार्लियामेंट में लेके आते हैं। इससे क्या होता है वोट ऑन अकाउंट के थ्रू? मान लो एक डिपार्टमेंट है अपना, यूं ही मान लो कि डिफेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। डिफेंस डिपार्टमेंट की डिमांड थी कि उसको इस साल एक्सपेंडिचर के लिए कितना फंड चाहिए? 100। तो वोट ऑन अकाउंट में क्या है कि उसका रूटीन का काम चलता रहे, ये काम ना रुके किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसके लिए क्या है कि 1/6 जो उसने जो ग्रांट जो डिमांड की थी उसका 1/6 हम इसको पेमेंट कर सकते हैं इस टाइम पे, जब तक अपना बजट अपना कंप्लीट नहीं हो जाता। कितना? 1/6 ऑफ टोटल डिमांड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना याद रखना कि वोट ऑन अकाउंट में कितना फंड अलोकेट होता है डिपार्टमेंट को? 1/6 ऑफ टोटल ग्रांट, मतलब जिस डिपार्टमेंट ने जितनी डिमांड की उसका 1/6 उसको मिलता है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 116A में। अपना अप्रोप्रिएशन बिल कौन से अकाउंट आर्टिकल में दिया हुआ है? 114 में। और फाइनेंशियल बिल किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 117 में। ठीक है, तो हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा कि बजट क्या है, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा। अब हम आते हैं अपने इकोनॉमिक्स में। बजट को जैसे हम बजट नाम सुनते हैं तो बजट को हम क्या सोचते हैं कि जो बजट है ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम अपने बजट को समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है? मेन क्या होती है कि अपनी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो उसके लिए क्या है कि हमें अपनी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में करनी होती है। जैसे अपने फिस्कल डेफिसिट हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गए, मोर या फिर रेवेन्यू डेफिसिट हो गई, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखनी होती है। और के मेन फोकस कहता है कि इकोनॉमी अपने फास्टर रेट पे ग्रोथ करे। उसके लिए गवर्नमेंट मेनली क्या करती है अपनी इकोनॉमी में? जैसे हम पढ़ते हैं दो पॉलिसी होती है, एक होती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक कौन सा? इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी पहले कौन लेके आता था? अपना आरबीआई। लेकिन पिछले कुछ सालों से चेंज हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि कुछ अपने गवर्नमेंट के मेंबर भी होते हैं। जैसे अभी क्या है, मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है एक। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखो मेन क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी में होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट है उनको मेंटेन रखता है। और इसका मेन पर्पज क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जो पैसा जो अपना फ्लो कर रहा है वो सरप्लस भी ना हो और कमी भी ना हो। तो उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है कि प्राइस स्टेबलाइज के लिए क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट को कम और ज्यादा करता है, जिससे अपनी क्या है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो एमपीसी में हम बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं 3 मेंबर अपने आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। जो एमपीसी कमेटी का जो चेयरमैन होते हैं वो अपने आरबीआई के गवर्नर होते हैं और 2 मेंबर और होते हैं, एक अपना 3 मेंबर अपने गवर्नमेंट से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा लेके आ जाती है? आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई के इसमें मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी बनाई गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट से होते हैं। फिर अपना आता है मेन में क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी में होता है कि गवर्नमेंट की क्या रिसीप्ट है और क्या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसी केस में हम देखते हैं कि जो अपना बजट है,
बजट क्या अपनी फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की। इसमें गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। फिजिकल पॉलिसी का मेन क्या होता है कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखना और उसकी ग्रोथ करना। तो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट किसके थ्रू लेके आते हैं, बजट के थ्रू। बजट में क्या होता है अपना रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। देखो रिसिप्ट गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होती है, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट का या तो जैसे हम टैक्स भरते हैं या फिर जैसे स्टाम्प ड्यूटी होगी, या गवर्नमेंट ने कहीं शेयर खरीद रखे हो तो वहां से डिविडेंड वगैरह जो मिलता है, ठीक है, या गवर्नमेंट कहीं से लोन ले रही है, आरबीआई से ले रही है, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, तो गवर्नमेंट की क्या होती है, रिसिप्ट होती है। वही दूसरी साइड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे करती है, जैसे गवर्नमेंट की जितने भी एम्प्लॉय उनको सैलरी प्रोवाइड करना, अलाउंसेस देना, जो अपनी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है उनमें पैसा देना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर दूसरा क्या अपना और एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है कि जैसे रेलवे के बना दिए अपने पोर्ट और रोडवेज, इन पे जो खर्चा होता है, ठीक है। अब हम मेनली देखो रिसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपने रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इन दोनों में डिफरेंस समझना ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है डायरेक्ट जो गवर्नमेंट को फंड मिलता है, जैसे कि हम जो टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गई, या कोई चालान या हम फाइन जो भरते हैं, वो किस में आता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता है। दूसरी साइड अपनी कैपिटल, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है इसमें गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होती, मतलब लायबिलिटी का मतलब गवर्नमेंट को वो फंड वापस नहीं करना होता। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। कैपिटल रिसिप्ट में कौन से आते हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया हो आरबीआई से या फिर बाहर वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं होती। उसके बाद आते हैं अपने एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर में क्या होता है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स है गवर्नमेंट की, कि किसको जैसे सैलरी होगी, पेंशन होगी, अलाउंसेज हो गए, ठीक है, जो अपनी स्कीम होगी, इनमें जो पैसे लगाते हैं वो हो गए अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल से मतलब क्या होता है, देखो अगर हम घर में एक मशीन लेके आते हैं, यूं मान लो मिक्सी लेके आते हैं, तो हम मिक्सी का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं उसको, वो अपने किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, मतलब उसको हम डायरेक्ट हम कंज्यूम करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, मान लो हम एक मशीन खरीदते हैं या गवर्नमेंट कोई एक बड़ी मशीन खरीदती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए किया जाता है कि गवर्नमेंट उस चीज से पैसा कमाए, ठीक है, मतलब अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन से आगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे रेलवे कॉरिडोर बना दिए या अपने रोडवेज बना दिए, पोर्ट बना दिए, इन सारी चीजों पे जो फोकस करिए अपने किस में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। देखो ये इन चीजों में डिफरेंस समझना काफी जरूरी है। इनके बेस पे हम क्या है बजट को समझ पाएंगे। हम डायरेक्ट बजट को जैसे देखना था अपना इंटरिम बजट, उसमें क्या क्या हाइलाइट्स थे, मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया। सबसे पहले तो इंटरिम बजट था, मैं बता देती हूँ, इसमें टैक्स का कोई बेनिफिट, मतलब टैक्स में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, ना कॉर्पोरेट टैक्स में और ना ही अपने इनकम टैक्स में। मेनली लोग बजट को किस लिए देखते हैं कि टैक्स स्लैब में क्या क्या चेंज हुआ है, तो कल के बजट में टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं हुआ, जो पहले से चल रही आ रही थी वही है, ठीक है। टोटल जो बजट था कल का 24 में हम अब क्या देख रहे हैं कि जो अपने बजट जो कल निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया था, उसके हाइलाइट्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या बजट में हमें मिला। देखो वैसे तो इंटरिम बजट था, इसमें कुछ खास मतलब लेन देन, मतलब टैक्स वगैरह में टैक्स स्लैब या फिर इनमें कुछ चेंजमेंट हुआ नहीं। मेनली ये देखो, मुझे तो उसको देखने से ऐसे लगा था कि जो गवर्नमेंट ने जो लास्ट 10 ईयर्स में जो अचीवमेंट करी है उनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा बता रहे थे कि ये हो गया। जैसे कि इसमें अपना सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि जीडीपी के ऊपर। जीडीपी क्या कहा गवर्नमेंट ने कि 2026-27 तक जो इंडिया वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, 2029-30 तक कितनी बन जाएगी, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2047 तक इंडिया क्या बने, एक डेवलप्ड कंट्री बने। उसके बाद क्या है कि जो इंडिया की जो जीडीपी है वो मोर देन या अप्रोक्सीमेटली मान लो कि 7% से अबव ग्रोथ कर रही है, जबकि जो वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो अप्रोक्सीमेट 3 से 4 के बीच में ग्रो कर रही है। तो ये भी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी से काफी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद क्या है कि जो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो सिर्फ जीडीपी
कि ग्रोथ के ऊपर नहीं है कि अब हमारा जीडीपी बढ़े। इनका मेन क्या है कि कंप्रीहेंसिव जीडीपी। कंप्रीहेंसिव जीडीपी में क्या बताया कि इसमें गवर्नेंस भी और डेवलपमेंट भी और परफॉर्मेंस, ये तीनों चीजें इसमें मेंशन की हुई है। ठीक है, इसके लिए कंप्रीहेंसिव जीडीपी के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्लोगन दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। उसके बाद क्या बात की है कि इंक्लूसिविटी की बात की। इंक्लूसिविटी में मतलब सबका इंक्लूजन, सबका साथ। ठीक है, इसमें क्या अपना सोशल और ज्योग्राफिकल ग्रोथ की बात आ रही है यहाँ पे कि आप सोशली भी मतलब सोसाइटी के जितने भी स्टेट हैं, हर पर्सन की, अमीर गरीब या जो भी है, सबकी अपनी उनको इम्प्रूव, उनकी लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट करना। दूसरा क्या, ज्योग्राफिकल मतलब इंडिया के हर रीजन को डेवलप करना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि इसमें जो बात करिए अपनी फोरकास्ट की बात करिए कि इंडिया का जो डेमोग्राफी है उसको फोरकास्ट में डिवाइड किया हुआ है। फोरकास्ट कौन सी हो गई अपने, एक हो गया गरीब मतलब पुअर, फिर यूथ, फीमेल्स और फार्मर अपने। ठीक है, ये 4 कास्ट है। इनका गवर्नमेंट का इसके बजट में काफी फोकस रहा है इनके ऊपर। तो गरीब के लिए इसमें क्या क्या बताया गया कि जैसे अपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेके आए कि जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होती है। फिर अपने जन धन के जो अकाउंट ओपन हुए हैं उसकी वजह से क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ कि हर आदमी का बैंक में अकाउंट है। आयुष्मान भारत जैसे अपने 5 लाख तक की जो मेडिकल जो है उसका खर्चा कौन उठाएगा, गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है, यूथ के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया लेके आई है। स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंडर क्या होगा कि अपने अप्रोक्सीमेट 1.4 करोड़ यूथ को स्किल्ड किया गया है इस स्कीम के तहत। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट ने 3000 ITI ओपन किए हैं, 7 IIT और 15 अपने एम्स। ठीक है, फैक्चुअल डाटा ये हमें देखना पड़ता है, ये थोड़ा याद करना पड़ता है हमें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। उसके बाद आती है अपनी बात महिलाओं की, फीमेल्स के लिए भी गवर्नमेंट का काफी फोकस रहा। अभी भी जैसे हमने देखा होगा कि जब रिपब्लिक डे था वहां पे भी जो अपनी जो सेना के जो टुकड़ी थी उनको कौन ऐड कर रहे थे, फीमेल से कर रही थी। तो इसमें नारी शक्ति के अंडर में क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो 70% जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो लोन दिए गए हैं वो आवास किसके नाम है, अपने वुमेन्स के नाम है मतलब। दूसरा क्या है कि जो फीमेल का इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में वो 28% से इंक्रीमेंट हुआ है। टोटल इनरोलमेंट अब कितना हो गया फीमेल का, 43% हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कि जो ट्रिपल तलाक था उसको इलीगल कर दिया। फिर मुद्रा लोन, टोटल अपने मुद्रा लोन ये मान लो कि 43 करोड़ लोगों के हुए, उनमें से क्या है 30 करोड़ क्या है वुमेन्स हैं। फिर उसके बाद कि 1/3 जो सीट रिजर्व की गई अपने पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट के लिए रिजर्व, फीमेल्स के लिए रिजर्व की गई। उसके बाद अपना लास्ट आता है किसान के लिए क्या कि पीएम किसान योजना लेके आए। पीएम किसान योजना में क्या होता है कि 2-2 हजार की अपनी 3 किस्तें साल में हर फार्मर को दी जाती हैं। ठीक है, उसके ई-नैम प्रोग्राम के थ्रू क्या हुआ अपनी 1361 जो मंडी थी उनको इंटीग्रेटेड किया गया है। उसके बाद क्या है एग्री और फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट लेके आएगी उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब गवर्नमेंट अपना भी इन्वेस्टमेंट करेगी और उसमें प्राइवेट भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है आत्मनिर्भर के ऊपर, इसके ऊपर कल अगर आपने स्पीच सुनी तो काफी फोकस था कि जो ऑयल सीड्स है इंडिया की उसमें इंडिया आत्मनिर्भर हो, मतलब खुद की ऑयल सीड खुद प्रोड्यूस करे। फिर क्या था अपना पीएम मत्स्य योजना के थ्रू क्या था कि वो जो अपनी फिश जो एक्सपोर्ट है उसको डबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था अपना मेनली इन 3 फोकस है अपनी जीडीपी। और इसमें जीडीपी में क्या करंट अकाउंट डेफिसिट भी गवर्नमेंट ने कहा है कि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट इस बार अपना कम हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट अपना होता है कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपोर्ट किया है बाहर और कितना इंपोर्ट किया है, तो ये अपना कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि हम एक्सपोर्ट, अब अपना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अगर अपना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो अपना इंपोर्ट कम हो रहा है। देखो जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो उसमें क्या गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा लगता है। अगर वही चीज हम मान लो बाहर से ना खरीद के अगर इंडिया में अगर हम उसको प्रोड्यूस कर ले तो उससे क्या होता है अपनी इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि गवर्नमेंट का कम खर्चा होता है, उससे अपना करंट अकाउंट डेफिसिट घटता है। तो गवर्नमेंट ने यही कहा है कि जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है। फिर उसके बाद क्या है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भी गवर्नमेंट का काफी फोकस है। कल के बजट स्पीच में कहा गया है कि जो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि 5.1 तक फिस्कल डेफिसिट को ले गए। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये सारे अपने इकोनॉमी के टर्म है, इनको आपको बेसिक पता होना चाहिए। बजट इतना मुश्किल है नहीं, बजट में हम सिर्फ क्या देखते हैं आंकड़े देखते हैं, हमें सिर्फ आंकड़ों पे नहीं जाना होता बजट रियल में चीज क्या है और इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है पहले वो समझ लो, उसके बाद तो बजट कुछ नहीं है। बजट
फिर बजट क्या है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के कितने रेवेन्यू और कितने एक्सपेंडिचर है उनके बीच का जो डिफरेंस, की कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट की इनकम कम हो और गवर्नमेंट खर्चा बहुत ज्यादा कर रही हो। तो इस चीज को मेंटेन करके रखना है कि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जो रिसिप्ट और जो एक्सपेंडिचर का खर्चा वो कम से कम रखा जाए। तो अब कितना गवर्नमेंट कोशिश करे कि 5.1 तक हम अपना फिस्कल डेफिसिट रखें। तो ये था अपना बजट। अब आगे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट क्या क्या किया है या आगे क्या करेगी उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या है कि में अब आगे बात करते हैं अपने कि रेलवे के लिए बजट में क्या लेके आए। रेलवे का जो मेन जो फोकस था यहाँ पे अपने रेलवे में 3 कॉरिडोर बनाने की बात हुई है कि जो एक कॉरिडोर है वो अपने एनर्जी मिनरल्स के लिए बनेगा, दूसरा जो कॉरिडोर बनेगा वो पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बनेगा, मतलब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट एक रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। तीसरा क्या, हाई ट्रैफिक कॉरिडोर की जहाँ पे जाम वगैरह की ज्यादा सिचुएशन रहती है तो उनके लिए एक सेपरेट ट्रैफिक कॉरिडोर बना देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि जो 40,000 जो बोगी है अपनी जो एग्जिस्टिंग जो रेलवे है उनकी क्या किया जाएगा, वंदे भारत जो अपनी ट्रेन है उसी थीम के ऊपर उनके स्टैंडर्ड को भी अपग्रेड किया जाएगा। 40,000 जो कि पहले से ही अपनी रेलवे में बोगीज है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक्सपेंशन एक्सिस्टिंग एयरपोर्ट की, जो अपने पहले से जो एयरपोर्ट है उनको क्या करना, एक्सपेंशन करना, उनके स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट करना, और उसके साथ ही क्या है कि नए एयरपोर्ट बनाना। एयरपोर्ट की अपनी जो स्कीम है, देखो स्कीम को थोड़ा थोड़ा याद रखना। स्कीम में क्या आता है अपना, एयरपोर्ट की स्कीम कौन सी है, उड़ान स्कीम होगी। रेलवे की क्या होगी, अपनी गति शक्ति होगी। तो ये जो स्कीम है ये हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी स्कीम किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नेशनल हाईवे को भी, मतलब लेंथ ही हमने देखा भी कि काफी इंक्रीमेंट हो, इसके ऊपर गवर्नमेंट का काफी फोकस भी रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। फिफ्थ क्या है कि इंटरेस्ट फ्री लोन, गवर्नमेंट ने बात किया है कि जो स्टेट है अपनी उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 50 साल के लिए, कितना अप्रोक्सीमेट 75,000 करोड़, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि अपना ये हो गया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गवर्नमेंट क्या क्या करेगी इंफ्रा के केस में, कि रेलवे के लिए क्या करेगी, एयरपोर्ट में क्या होगा, हाईवे में कैसे क्या होगा। उसके बाद आती है अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देखो इसका भी अभी जो हाल फिलहाल में क्या है, काफी फोकस चल रहा है। तो अपना जो टारगेट है इंडिया का वो क्या है कि नेट जीरो इमिशन, कार्बन नेट जीरो इमिशन हम तब तक का अपना कि 2070 तक अपना नेट जीरो हो जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सॉल्यूशन भी दिए हैं कि हम कैसे इस टारगेट को अपने अचीव कर सकते हैं कि नेट जीरो 2070 तक हम अचीव कर ले। उसके लिए क्या कि गवर्नमेंट जो विंड एनर्जी के लिए फंडिंग करेगी। एक रूफटॉप सोलराइजेशन जो अभी अपने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने इनोग्रेट की थी, जो अपना अयोध्या इनोग्रेशन हुआ था अयोध्या मंदिर का, उसे नेक्स्ट डे उन्होंने कि जो अपने 1 करोड़ हाउस होल्ड को ये स्कीम दी गई है, उनके लिए 300 यूनिट पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी अपनी फ्री होगी जो रूफटॉप अपने सोलर प्लेट लगवाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ई व्हीकल का यूज किया जाए। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना जितना पॉसिबल हो वो कम से कम कार्बन इमिट करें। अब क्या गवर्नमेंट कुछ तो ऐसे अपने एयरपोर्ट बना रही है जो, या अपने रेलवे कॉरिडोर बना रही है जहां पे जो नेट जीरो इमिशन है वो बिल्कुल ही मतलब अपना जीरो, मतलब किसके ऊपर बेस हो, अपने विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के बेस पे हो। कुछ जो पहले से जो एग्जिस्टिंग है उनमें भी मॉडिफाई करके क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो कम उसके ऊपर हो, कम से कम अपना कार्बन इमिशन हो। तो ये था अपना बजट। उसमें बजट में देखो टोटल जो अपने बजट के अमाउंट थे 47.66 लाख करोड़ थी। ये अपने आंकड़े ही आपको थोड़ी याद करने पड़ेंगे। उसमें डिफेंस में क्या है कि सबसे ज्यादा अपने डिफेंस को मिला फंड 6.2 लाख करोड़। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को मिला है 2.7 और फिर रेलवे को मिला। ये फंड अपने अलोकेट हुए, डिफरेंट डिपार्टमेंट को बजट में फंड अपने अलोकेट हुए हैं। तो ये अपना देख लेना, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।